नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चीन ने युद्ध अभ्यास के दौरान ताइवान के निकट दागी मिसाइल। अमेरिका ने भी तैनात किए युद्धपोत, चीन को संकट पैदा करने पर चेताया। ताइवान टेंशन से वीकली एक्सपायरी पर दिन भर बाजार में उठापटक, लेकिन आखिरी घंटों में अच्छी रिकवरी। सेंसेक्स नीचे से करीब 700 अंक सुधरा, निफ्टी में भी रिकवरी। नेशनल हेराल्ड मामले में जांच के लिए यंग इंडियन के दफ्तर पहुंची ईडी टीम। संसद में हुआ जोरदार हंगामा, राहुल बोले नहीं डरते किसी से। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को फौरी राहत, चुनाव आयोग से कहा शिंदे ग्रुप की अपील पर अभी ना करे कार्रवाई। पात्रा चाल घोटाला मामले में 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे संजय राउत। पीएमएलए कोर्ट ने मामले को माना गंभीर। इधर राउत की पत्नी वर्षा को भी भेजा ईडी ने समन। फेस्टिवल पर खाने का तेल होगा और सस्ता। सरकार ने कंपनियों को 8 से 10 रुपए भाव कम करने के लिए कहा। कंपनियां अगले 10 दिन में घटा सकती हैं दाम। सस्ते हवाई किरायों की लगी सेल, इंडिगो लाया 16-16 ऑफर। स्पाइस जेट दे रही है इंडिगो से भी सस्ता टिकट। एयर एशिया ने भी लॉन्च किया ऑफर। फॉर्च्यून 500 ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज की बड़ी छलांग। कंपनी की रैंकिंग 51 पायदान बढ़कर 104 पर पहुंची। अभी दुनिया रूस यूक्रेन संकट से उबरी भी नहीं है कि एक और महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इस बार मोर्चा खोला है एशिया में। दरअसल चीन ने ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी है और आज समंदर अभ्यास के दौरान ताइवान की सीमा पर कई मिसाइल चीन ने दागे। मिलिट्री एक्सरसाइज आज यानी 4 अगस्त से शुरू हुई है और 7 अगस्त तक चलेगी। चीन की ओर से जारी वीडियो में कई हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते दिख रहे हैं, जो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा है। वहीं इसके बाद अमेरिका भी हरकत में आ गया। अमेरिका ने भी अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं और इस खबर पर डिटेल लेते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक झा हमसे जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइए आज की बड़ी खबरें ताइवान के मोर्चे से क्या है? देखिए, जो मौजूदा तनाव है जो कि ताइवान के आसपास के समुद्र में अभी बढ़ रहा है चीन के विशेष मिलिट्री ड्रिल के दौरान, ये निश्चित रूप से इसका बहुत लंबा जो है प्रभाव पड़ेगा। न सिर्फ दुनिया भर के तमाम सामरिक और कूटनीतिक जो कहें डायमेंशन है उस पर, बल्कि जो ट्रेड है, जो कॉमर्स है, उस पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। क्योंकि ईस्ट चाइना सी जहाँ पर ये मिलिट्री ड्रिल्स हो रहे हैं, वहाँ पर चीन ने किसी भी प्रकार के जो नेवल एक्टिविटी है, यानी जो जहाज़ों का आवागमन है, उसको अभी प्रतिबंधित कर दिया है अगले रविवार तक के लिए, जब तक कि चीन का पूरा ये जो मिलिट्री अभ्यास चलता रहेगा। इसके साथ ही उस इलाके में किसी भी प्रकार के जो हवाई यातायात है उस पर भी प्रतिबंध है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 300 से ज़्यादा जो करीब जो फ्लाइट्स हैं उनके मार्ग में परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा करीब 250 के आसपास जो जहाज़ हैं, जो कि सामान से लदे हुए जहाज़ हैं, वो इस इलाके में गुजर रहे थे, उन्हें अभी रुकना पड़ा है। और अगले 2-3 दिनों में 60 से आसपास के करीब जो समुद्री जहाज़ हैं, जो कि अलग अलग तरीके के सामानों से लदे हुए होंगे, उन्हें भी उस इलाके में पहुंचना है जहां पर चीन ने आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो ये जो पूरा एक्सरसाइज है, ये निश्चित रूप से एक जो ग्लोबल सप्लाई चेन की हम बात करते हैं उसमें बहुत बड़ा डिसरप्शन या बहुत बड़ी क्राइसिस ला सकता है। रशिया और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है उसकी वजह से हमने पहले ही देखा हुआ है कि ग्लोबल सप्लाई चेन कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, खाद्य पदार्थों के दामों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, फर्टिलाइज़र्स की बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुई है, जो कच्चे तेल के दाम हैं उनमें बहुत ज़्यादा उछाल आया है। और ऐसे में अगर जो एक व्यस्ततम कहें तो जलमार्ग है चीन के आसपास जहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, अगर उस पर भी इस तरीके के प्रतिबंध लगते हैं तो न सिर्फ जो पूरा जो कैरेज कॉस्ट है वो कंपनियों का बढ़ेगा, बल्कि जो सामान है उसकी कीमतें बढ़ेंगी और कंपनियों का एक तरीके से घाटा भी होगा। तो एक इकोनॉमिक दृष्टि से अगर बात करें तो ये जो युद्धाभ्यास है, युद्ध की बात छोड़ दें, जो ये सिर्फ युद्धाभ्यास है जो महज 4 या 5 दिन का हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा ग्लोबल फूड चेन जो है, सप्लाई चेन, वो डिसरप्शन हो सकता है।
शुक्रिया अभिषेक। और चीन की तैयारी कर रहा है तो अमेरिका भी चौकस है। ताइवान के आसपास अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिए गए, इनमें से 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट है। अमेरिका की एशिया में जो सेनाएं हैं वो भी अलर्ट पर है। एशिया में 2 लाख अमेरिकी सैनिक हैं। जापान में भी बड़ी तादाद में पहले से ही सैनिक मौजूद है। दक्षिण कोरिया में भी अमेरिका के सैनिक हैं। इसके अलावा ताइवान का पड़ोसी देश फिलीपींस और सिंगापुर में अमेरिकी फौज की तैनाती है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन संकट ना पैदा करे और कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे जंग की नौबत आ जाए। और नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने आज फिर से हेराल्ड हाउस में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में हेराल्ड हाउस को सर्च किया। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने हेराल्ड हाउस में बने यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर संसद के अंदर भी हंगामा देखने को मिला। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं और संसद में भी इस पर हो हंगामे की खबर है। डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी बताइए, संसद में क्या कुछ हुआ हेराल्ड को लेकर? देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में जो तनातनी, जो हंगामा आपको सड़कों पर दिख रहा है, जो तेवर आपने अभी राहुल गांधी के बयान में देखे, कमोबेश वही तेवर या फिर कहें कि उससे ज्यादा तेवर आपको संसद में आज देखने को मिला। आज सुबह से ही संसद के दोनों सदनों में काफी हंगामा होता रहा इस मुद्दे को लेकर के। और हंगामा इस बात का था कि आप सेंट्रल एजेंसी, खासतौर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए विपक्ष को, कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रहे हैं और उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामा इतना रहा कि बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों दिन भर के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच 2-3 काफी महत्वपूर्ण बात हुई। पहली बात तो यह हुई कि यहां पे राज्यसभा में अपोजिशन के नेता, विपक्ष के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सरकार की तरफ से सदन के नेता जो पीयूष गोयल हैं, दोनों के बीच में काफी तीखी बहस हुई एक समय के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब यह कहा कि सरकार ईडी को हमारे पीछे लगा रही है, ईडी से डराने की कोशिश कर रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है, तो वहां पे उठ खड़े हुए पीयूष गोयल, उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार ईडी या ऐसे किसी भी एजेंसी के कामकाज में दखल नहीं करती है। यह आपके जमाने में होता होगा। अगर आपने पिछले अपने शासनकाल में जो गलतियां की हैं उसकी जांच करना ईडी की जिम्मेदारी है, ईडी जांच कर रहा है, हम इसमें दखल नहीं देते। उसके बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि इस हंगामे के बीच टीएमसी के नेता भी कूद पड़े। उन्होंने भी सरकार पर आरोप लगाया कि यहां पे खासतौर से लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में संसद सदस्यों को बोलने का हक है। तो उसके बाद वहां पे जो भूपेंद्र यादव थे, उनका कहना था बोलने का हक है लेकिन हंगामा करने का हक नहीं है। कुछ इस तरह से तीखे वाण चले। हालांकि इसके बीच थोड़े बहुत कामकाज हुए और राज्यसभा में फैमिली कोर्ट बिल में अमेंडमेंट पास हुआ, जिससे हिमाचल और नागालैंड में जो कोर्ट चल रहे हैं, फैमिली कोर्ट, उसको कानूनी वैधता मिल जाए। लेकिन इस हंगामे की मुझे लगता है कि कल भी इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और ईडी का समन मिलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, यह सुनिए। चलते वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग जो लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम करेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे। अब बात बाजार की। वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। गिरावट के बाद हालांकि बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद हुआ। सेंसेक्स 52 पॉइंट चढ़कर गिरकर 58,299 पर और निफ्टी 6 पॉइंट गिरकर 17,382 पर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में खरीदारी रही। सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा, मेटल, आईटी शेयरों में देखने को मिली। वहीं एफएमसीजी, ऑटो शेयरों में हल्की तेजी रही। सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला बैंकिंग, रियल्टी, एनर्जी शेयरों में। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फॉर्च्यून ग्लोबल रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंकिंग में बड़ा सुधार देखने को मिला है और ये 155 से उछलकर 104 पर पहुंच गई है, यानी ग्लोबल रैंकिंग में 51 पायदान की छलांग। फॉर्च्यून्स ग्लोबल रैंकिंग में दुनिया की टॉप 500 कंपनियों का रैंकिंग
किया जाता है। इसमें रिलायंस अब 104वें पायदान पर आ गई है। नए एयरलाइन एविएशन सेक्टर में आ रहे हैं और इसका असर हवाई किरायों पर पड़ रहा है। एयरलाइंस के बीच एयरफेयर की लड़ाई एक बार फिर से देखी जा रही है और एक रुपए की लड़ाई अब हो रही है। आकाशा और इंडिगो के किरायों में कुछ रूट्स पर ₹1 का अंतर है। इंडिगो के 16-16 ऑफर के जवाब में स्पाइस जेट 16-15 का ऑफर लेकर आया है। वहीं एयर एशिया इंडिया 15-15 ऑफर लेकर आई है। खबर है कि इसकी डिटेल लेते हैं। संवाददाता रोहन सिंह हमसे जुड़ गए हैं। रोहन, एविएशन कवर करते रहे, ये क्या चल रहा है रोहन, और आम आदमी के लिए क्या निकल रहा है इसमें? जी, एविएशन सेक्टर में जब से आकाशा एयर की एंट्री हुई है तब से सबसे सस्ता एयरलाइन कौन होगा, सबसे सस्ते टिकट्स किसके होंगे, इसकी जद्दोजहद शुरू हो गई है। और इसलिए इस वक्त अलग अलग एयरलाइन जो हैं वो अपने ऑफर, डिस्काउंट और सेल एक बार फिर से लेके आए हैं। जो काफ़ी समय से आपको डिस्काउंट्स नहीं दिख रहे थे, एक बार फिर से एविएशन मार्केट में आपको डिस्काउंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और जिन रूट्स पे खासतौर पर आकाशा इस वक्त ऑपरेट कर रही है, वहाँ अगर हम देखें तो एयरलाइंस के बीच ₹1 का अंतर है। अगर हम किरायों की बात करें, खासतौर पर मुंबई, अहमदाबाद या कोच्चि, बेंगलुरु, जहाँ पे आकाशा एयर इस वक्त ऑपरेट कर रही है, वहाँ पे इंडिगो के मुकाबले में उसने अपना किराया सिर्फ ₹1 कम रखा है। एक और महत्वपूर्ण बात कि आज इंडिगो का 16वीं वर्षगांठ थी और इस मौके पर उसने 16-16 का ऑफर ले गया, यानी कि ₹1616 में आपको कई रूट्स पर यात्रा करने का वो एक जो है ऑफर दे रही है। इसमें जो बुकिंग की डेट है वो 3 दिन है, 3 से 5 तारीख तक, 5 जुलाई तक, और जो यात्रा की तारीख है वो 18 अगस्त के बाद होनी चाहिए। लेकिन इसके जवाब में स्पाइस जेट भी एक ऐसा ही ऑफर लाई है, लेकिन ₹1 कम पे, यानी कि 16-15 का सुपर सेवर ऑफर लेके आई है। बुकिंग की डेट भी वही है और यात्रा की जो तारीख है वो भी 18 अगस्त के बाद ही रखी गई है। और एक और चीज़, एयर एशिया ने भी इसी तरह का एक ऑफर लाया है, लेकिन वो 15-15 में लेके आई, यानी कि ₹1515 में वो आपको यात्रा करवा रही है कई सारे रूट्स पर। और जो तारीख है वो भी वही रखी गई है, यानी कि 18 अगस्त के बाद जो है आप यात्रा कर सकते हैं इस ऑफर के लिए। तो जो तमाम एयरलाइन है इस वक्त ऐसे ऑफर लेके आ रही हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। एक और महत्वपूर्ण बात, वियतजेट, एक वियतनाम की एक एयरलाइन है, उसने एक ऑफर लाया है। ₹9 में वो आपको वियतनाम की यात्रा कराने की बात करी है। हालांकि इसमें कई सारे क्लॉज हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे जाके, क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड टिकट्स पे ही होगा, कुछ सिलेक्टेड डेज में आपको बुक कराने पड़ेंगे। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इस वक्त एविएशन इंडस्ट्री में डिस्काउंट्स, ऑफर्स और सेल की बहार आई हुई है। शुक्रिया रोहन। और अगर आप आम या आम से बने प्रोडक्ट के शौकीन हैं तो आपके लिए वित्त मंत्रालय ने जीएसटी पर सफाई पेश की है। वित्त मंत्रालय ने आइसक्रीम पार्लर, कर्मचारियों के पिकअप ड्रॉप सर्विस जैसे कई आइटम्स पर क्लैरिफिकेशन जारी किए हैं। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं कौन से आइटम्स पर क्या सफाई आई है और आम को लेकर क्या कहा है वित्त मंत्रालय ने? देखिए, जो वित्त मंत्रालय की तरफ से सफाई आई है आम को लेकर, उसमें साफ हो गया है कि एक आम के 3 दाम लगेंगे, क्योंकि अगर आम पहले से कटा हुआ है या ड्राइड है और पैक्ड है तो उस पर 5% जीएसटी लगेगी। अगर आम का पल्प है या अदर फॉर्म ऑफ ड्राइड मैंगो है तो उस पर 12% जीएसटी लगेगा, और फ्रेश मैंगो है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, यानी कि 0% जीएसटी लगेगा। तो आम खाने के शौकीनों के लिए ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर कोई आइसक्रीम खा रहा है तो अगर वो आइसक्रीम पार्लर में जा रहा है तो वहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन आ गई कि उस पर 18% जीएसटी लगेगी। पहले 5% दे रहे थे, लेकिन जो पुराने जो आइसक्रीम पार्लर पर जो रिकवरी हो रही थी उस रिकवरी को भी खत्म कर दिया गया, यानी कि आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाने पर 18% जीएसटी लगेगी। तीसरी जो बात है वो है जिंड या बेल्ट कॉटन को लेकर। जिंड या बेल्ट कॉटन को पहले एग्जम्पशन मिली हुई थी, इस पर जीएसटी नहीं लगी थी, लेकिन बाद में ये जीएसटी हटा ली गई है, ये एग्जम्पशन हटा लिया गया है। तो यानी कि जिंड यानी कि धुनी हुई रुई या बेल्ट कॉटन होता है उस पर जीएसटी लगेगी। चौथा जो क्लैरिफिकेशन है वो है कर्मचारियों के पिकअप ड्रॉप को लेकर। तो पिकअप ड्रॉप में अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी को हायरिंग की जाती है तो वहाँ पर आपको जीएसटी देनी पड़ेगी कंपनी को, और अगर कंपनी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है अनरजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्जेज मैकेनिज्म के जरिए कंपनी को जीएसटी पे करनी पड़ेगी। और आखिरी क्लैरिफिकेशन है ईवी को लेकर। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पहले ही ये तय हो गया था कि जो बिना बैटरी वाले या फिर बैटरी के साथ कोई भी ईवी होगा तो उस पर 5% जीएसटी लगना तय है। शुक्रिया आलोक। और असली शिवसेना कौन है, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में अब उद्धव ठाकरे को इसमें थोड़ी सी राहत मिली है।
आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर कोई फैसला फिलहाल ना ले। कोर्ट सोमवार को यह फैसला करेगा कि इस मामले को संवैधानिक पीठ को भेजना है या नहीं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने असली शिवसेना होने और चुनाव चिन्ह पर दावा पेश किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र में दल बदल समेत कई मामलों पर सुनवाई चल रही है। आज कोर्ट में उद्धव कैंप ने कहा कि बागी विधायक असली पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते, जबकि शिंदे गुट ने दोहराया कि किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी है, सिर्फ नेतृत्व पर भरोसा नहीं रह गया है। इधर पात्रा चाल घोटाला में फंसे शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ कोर्ट ने राउत की ईडी कस्टडी 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। अब उन्हें 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में ही रहना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर अब उनके परिवार तक इस घोटाले की आंच पहुंच चुकी है। ईडी ने गुरुवार को संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को चाल घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन भेजा है। ईडी की ओर से ये समन वर्षा राउत के बैंक खाते से लेन देन का खुलासा होने के बाद भेजा गया है। इसका जवाब अब उनको देना होगा। जस्टिस यू ललित हो सकते हैं देश के अगले चीफ जस्टिस। सीजेआई एनवी रमना ने उनके नाम की सिफारिश की है। उन्होंने सीलबंद लिफाफा कानून और न्याय मंत्री को सौंप दिया है। अब इस सिफारिश पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। आपको बता दें कि पारंपरिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने वरिष्ठता के आधार पर सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालते हैं। ऐसे में अगर जस्टिस यू ललित के नाम की सिफारिश मान ली जाती है तो वो देश के 49वें सीजेआई बन जाएंगे। जस्टिस एनवी रमना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसकी वजह से किरण रिजिजू ने कानून मंत्री के तौर पर सीजेआई एनवी रमना को पत्र लिखकर उनसे उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने को कहा था और उन्होंने वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस यू ललित के नाम को आगे बढ़ाया। लेकिन जस्टिस यू ललित सीजेआई बनते हैं तो उनका कार्यकाल 3 महीने से भी कम का होगा, क्योंकि वो इसी साल 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और अब बात कॉमनवेल्थ गेम्स की। और बर्मिंघम में चल रहे CWG के छठे दिन भारत की झोली में 5 मेडल्स आए। जूडो प्लेयर तुलिका भान ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी सारा एडलिंगटन को हराकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए ऐतिहासिक मोमेंट रहा जब तेजस्विन शंकर ने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा स्क्वॉश में सौरभ घोषाल, वेट लिफ्टिंग में गुरदीप सिंह और लवप्रीत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल्स हासिल किए। अब तक भारत के हिस्से में कुल 18 मेडल आ चुके हैं। इनमें से 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। अब हमारी खास सीरीज इंडिया एट 75 अमृत मंथन, और इसमें आज हम लेकर आए हैं अपने देश की सुंदरता की दुनिया में धाक जमने की कहानी। आज़ादी के बाद से भारत ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और अपना परचम लहराया। अमृत मंथन में हम आपके लिए लाए हैं भारत की सुंदरियों की दुनिया में धाक। जी हाँ, आजादी के तुरंत बाद ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसी चीज भारत के लिए बिल्कुल नई थी। बावजूद इसके भारत की सुंदरियों ने दुनिया में अपना परचम लहराया। सबसे पहले आई रीता फारिया। 1966 में रीता फारिया बनी मिस वर्ल्ड। जी हाँ, इसके बाद दुनिया में इंडियन ब्यूटी का सिक्का जमाने वाली वो पहली भारतीय थी। उनके पास उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इन सब को ठुकरा कर वो चुना जो वो हमेशा से करना चाहती थी। रीता फारिया
डॉक्टर बनी। इसके बाद दौर आया 1970 का। मिस एशिया पैसिफिक उस साल बनी जिनत अमान। जी हाँ, वो जिनत अमान जो बॉलीवुड फिल्मों में अपने दमदार अभिनय और बोल्ड किरदारों के लिए जानी जाती हैं। फिर वक्त आगे बढ़ा और वक्त के साथ एक लंबा अंतराल हो गया, क्योंकि तब तक भारत की झोली में कुछ खास नहीं आया। लेकिन 1994 का फिर वक्त आया। 1994 के वक्त के साथ आई सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब भारत की झोली में डाला, वो पहली भारतीय हैं जिनको इस खिताब से नवाजा गया। सुष्मिता सेन पहली मिस यूनिवर्स भारत की बनी। इसके बाद उसी समय मिस वर्ल्ड का खिताब भी भारत के ही झोली में गया, यानी कि एक साथ दो खिताबों पर कब्जा जमाया भारत ने। और ऐश्वर्या राय उसी साल 1994 में मिस वर्ल्ड बनी। ब्यूटी का ये 2 खिताब भारत को मिला। इसके साथ ही इन दोनों ही मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स ने आगे चलकर अपना करियर बॉलीवुड में शुरू किया। मॉडलिंग से लेकर बॉलीवुड तक तमाम जगह इन्होंने अपना परचम लहराया और अब ऐश्वर्या राय बच्चन हैं। इसके बाद वक्त आगे बढ़ा, 1997 का वक्त आया और तब डायना हेडन आई मिस वर्ल्ड के तौर पर। इस बार भी, यानी कि 1997 में भी भारत की झोली में ही मिस वर्ल्ड का खिताब डायना हेडन ने जीता। और इसी के साथ साथ इनको, यानी कि डायना हेडन ने उसी साल, जहां तक रीता फारिया की बात करें तो उनके बाद दूसरी मिस वर्ल्ड ये बनी। और साथ ही साथ इसके बाद जब आगे वक्त बढ़ा तो ऐश्वर्या राय, रीता फारिया और फिर डायना हेडन का नाम मिस वर्ल्ड की उस सूची में जुड़ गया। इन्हें मिस फोटोजेनिक भी उसी साल कहा गया और साथ ही मिस स्विम सूट भी इनको इस वक्त, यानी कि उस साल कहा गया। और फिर दौर आया 1999 का और आई युक्तामुखी। जी हाँ, मिस वर्ल्ड युक्तामुखी। इस वक्त तक तो देश में ऐसी चर्चा होने लगी थी कि आखिरकार भारत कैसे एक के बाद एक लगातार ब्यूटी क्वीन बन रहा है, क्योंकि 1997 में डायना हेडन के बाद 2 साल के बाद ही युक्तामुखी मिस वर्ल्ड का टाइटल उन्होंने जीता। और फिर वो इसी साल मिस वर्ल्ड एशिया भी बनी और मिस वर्ल्ड ओशियाना भी वही रही। जी हाँ, तो एक के बाद एक ये तमाम तमगे उन्हें। और उसके बाद वक्त आया 2000 का। 2000 का वक्त भारत के लिए तो बेहद खास था। लारा दत्ता दूसरी मिस यूनिवर्स बनी भारत की सुष्मिता सेन के बाद। और इसके बाद मिस वर्ल्ड इसी साल बनी प्रियंका चोपड़ा। लेकिन 1, 2 नहीं बल्कि 3 जीत इस बार भारत के नाम थी। सिर्फ लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा ही नहीं, बल्कि इस साल थी दिया मिर्जा भी। तीनों की जोड़ी एक साथ मिस एशिया पैसिफिक दिया मिर्जा इस साल रही। ये 2000 की ही बात है, जब पूरी तरीके से ब्यूटी का ये कॉन्टेस्ट भारत ने जीता, चाहे वो मिस यूनिवर्स हो या फिर मिस वर्ल्ड हो या फिर मिस एशिया पैसिफिक हो। इन तीनों ने ही ये बताया कि किस तरीके से भारत दुनिया भर में अपना परचम कम से कम सुंदरता के मामले में तो लहरा ही रहा है। उसके बाद इन तीनों ने मॉडलिंग से लेकर फिल्मी करियर अपना बनाया और वहां भी इन्होंने कमाल का काम किया। और भारत की ये धाक 2000 के बाद भी बरकरार रही। निकोल फारिया मिस अर्थ बनी साल 2010 में। जी हाँ, मिस अर्थ एक यूनिक ब्यूटी पेजेंट जो कि पर्यावरण को लेकर जागरूकता के लिए ये दरअसल होता है। साल 2010 में भारत की निकोल फारिया पहली मॉडल है जो मिस अर्थ बनी, यानी कि यहां भी कम से कम भारत ने अपना परचम लहराया। फिर दौर आया 2017 का और 2017 में एक हरियाणा की छोरी बनी मिस वर्ल्ड। ये बहुत ही ऐतिहासिक था भारत के लिए, क्योंकि ये भारत के उस राज्य से आती हैं जिस राज्य को ये कहा जाता है कि वहां छोरियों को थोड़ा पीछे रखा जाता है। लेकिन हरियाणा के बदलते परिदृश्य को दिखाते हुए मानुषी छिल्लड़ आगे आई और वो 2017 की मिस वर्ल्ड बनी। इसके बाद आगे वक्त बढ़ता है और फिर एक बार भारत का कब्जा होता है मिस यूनिवर्स के उस ताज पर। जी हाँ, हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स 2021 और ये बताता है कि भारत की बादशाहत कैसे कायम है इसमें। हरनाथ सिद्धू चंडीगढ़, यानी कि ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ की रहने वाली वो कुड़ी जिसने यहां पहुंचकर एक बार फिर उस सपने को जिंदा कर दिया जो सपना हजारों लड़कियां देखती हैं। और खास करके अगर बात करें तो सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और उसके बाद हरनाथ सिद्धू तीसरी मिस यूनिवर्स इंडिया की बनी और एक बार फिर बादशाहत कायम रही और टाइटल कहीं ना कहीं भारत को एक बार फिर ये मिला। तो इस तरीके से 75 साल के सफर में भारत ने सुंदरता का ये शानदार सफर तय किया। एक मान जिसको पूरी दुनिया ने दिया सम्मान।
और गुजरात के वलसाड़ में पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 300 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने धर्मपुर में 200 करोड़ की लागत से बने मल्टी स्पेशलिटी श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल 250 बिस्तर के साथ अत्याधुनिक मेडिकल फैसिलिटी से लैस है। पीएम ने श्रीमद राजचंद्र पशु चिकित्सालय की आधारशिला भी रखी, जिसकी लागत 70 करोड़ रुपए है। इसके अलावा पीएम ने श्रीमद राजचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन की आधारशिला भी रखी। उद्घाटन के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। और 75 साल आजादी के इसमें हमारी खास सीरीज और आज बात शिक्षा का हाल और सेहतमंद इंडिया की आवाज अड्डा की खास एडिशन अमृत अड्डा में 7:57 पर बड़ी चर्चा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, CNBC आवाज से जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।